बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज पुर असरार कैदी कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा ना था। तो बिना टाइम वेस्ट किए कहानी का आगाज करते हैं। मेरे सामने एक भयानक मंजर था। फर्श पर एक औरत के अज़ाम बिखरे पड़े थे और एक शख्स उसके जिस्म की बोटियां बनाने में मसरूफ था। जिस्म का गोश्त काटते वक्त वो एक पेशावर कसाई लग रहा था। मुझे अच्छी तरह याद नहीं कि मैंने कब उस शख्स के बारे सोचना शुरू किया, लेकिन ये एहसास जरूर है कि वो पहले दिन से ही मुझे दूसरों से कुछ अलग थलग और थोड़ा पुर असरार सा लगा था। वो तकरीबन 45-50 साल का एक दराज कद, सुर्ख व सफेद और सेहतमंद आदमी था। चेहरे पर घनी मूछें थी जिनमें सफेद बालों का गालबा था। आम तौर पर वो नफीस किस्म की स्याह शेरवानी और कलफ लगी सफेद शलवार में मलबूस नजर आता। सर पर कभी जना कैप होती और कभी पेशावरी कुल्ला, जिसका अकड़ा हुआ शमला इसे और ज्यादा बारोब बना देता। खासी उम्र होने के बावजूद वो तनकर चलता और चमकते जूतों में इसके पांव बड़ी मजबूती से जमीन पर पड़ते नजर आते। इसकी दो आदतें मैंने शुरू से ही नोट की थी। एक तो वो कभी नंगे सर नजर नहीं आता था और दूसरा ज्यादातर नजरें बचाकर चलता था। मैंने कभी इसे बिला मकसद इधर उधर देखते हुए नहीं पाया। पेशे के इतबार से मैं अखबार नवीस हूँ और एक रोजनामे में क्राइम रिपोर्टर के तौर पर काम करता हूँ। हर चीज को गहरी नजर से देखना मेरी आदत बन चुकी है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो कदरे खुशहाल तबके की आबादी है। मेरे घर से एक घर छोड़कर वो एक खुशनुमा और नई तमीर शुदा मकान में बतौर किराएदार आया था। मैं जिस वक्त काम पर जाने के लिए घर से निकलता था उस वक्त अमूमन वो वापस आ रहा होता था। पहले वो करीबी स्टॉप से वैगन से उतरकर थोड़ा सा पैदल चलकर घर वापस आ रहा होता था। फिर कुछ दिन बाद इसके पास एक पुरानी सी मोटरसाइकिल नजर आने लगी। इसके घर के सामने से मोटरसाइकिल पर गुजरते वक्त 2-3 मरतबा मैंने इसकी बीवी को बरामदे में देखा था। इसकी बीवी को बरामदे में खड़े या मुख्तसर सैलून में कुर्सी पर बैठकर रिसाला वगैरह पढ़ते देखा। वो पुख्ता उम्र की एक लंबी तिरंगी औरत थी, गोरी रंगत जिसमें हल्की सी जर्दी झलकती थी। बालों में कहीं कहीं सफेदी नजर आती थी और उनका वो बड़ी मजबूती से जूड़ा बनाकर रखती थी। एक बार वो गेट के करीब खड़ी थी तो मैंने इसके माथे पर एक बिंदिया देखी, लेकिन ये बिंदिया बाद में कभी नजर नहीं आई। उसी रोज करीब से गुजरने की वजह से मुझे इसकी आंखें देखने का इत्तेफाक भी हुआ। इन आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे, जैसे वो कुछ अरसा पहले तक बीमार रही हो, लेकिन इन हल्कों के दरमियान इसकी आंखें, मैंने जिंदगी में शायद ही कभी ऐसी आंखें देखी हो। इनमें एक बर्फीली सी उदासी नजर आती थी, लेकिन इस उदासी की तह में एक अजीब चमक थी, जैसे सर्द हवाओं के अकब से कभी कभी बिजली चमक उठती है। मैं इन आंखों का मजमूई तासर लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि जब इसने इन बड़ी बड़ी उदास और गहरी आंखों से मेरी तरफ एक बार देखा तो मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द सी लहर दौड़ गई और गालबन एक सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं दूर कहीं तारीख खंडरात के एक लामतनाही सिलसिले में धकेल दिया गया हूँ, जहाँ हर तरफ हशरात फिर रहे हैं और हवाएं कानों में सीटियां बजाती गुजर रही हैं। लेकिन जैसे ही मैं गेट क्रॉस कर गया मेरे हवास मुझे हकीकत की दुनिया में ले आए, लेकिन मजीद कई मिनट तक मेरी उंगलियां मोटरसाइकिल के हैंडल पर वैसी ही रही। उन दोनों मियाँ बीवी के हाँ औलाद कोई नहीं थी और न ही इन्होंने कोई मुलाजिम वगैरह रखा था। मैंने कभी किसी तीसरे फर्द को इनके घर की 4 दीवारी में नहीं देखा। इन्हें इस इलाके में आए 1.5-2 माह गुजर चुके थे, लेकिन ना तो मैंने मर्द को कभी आस पास के किसी आदमी से बातचीत करते देखा और ना ही औरत को कभी किसी हमसाई की तरफ मुतवज्जा पाया। यूं लगता था कि वो अपनी महदूद सी दुनिया में मगन है। ना ही वो किसी की जरूरत महसूस करते हैं और ना किसी से राब्ता पैदा करना पसंद करते हैं।
सौदा सलबी मर्द खुद लाता था। औरत को कभी मैंने गेट से बाहर नहीं देखा। एक रात 2 बजे के करीब मैं अखबार की आखिरी कॉपी प्रेस में जाने के बाद दफ्तर से वापस आ रहा था। अपनी कॉलोनी का मोड़ मोड़ने के बाद मैं इस छोटी सी गली में हो लिया जो हमारे मकान के अकब में पहुंचती थी। ये एक तरह का शॉर्टकट था जिससे मैं जरा जल्दी घर पहुंच जाता था। अपनी गली में पहुंचकर मैं इस शख्स के मकान के अकब से गुजर रहा था कि मेरी नजर एक कमरे की खिड़की के शीशे पर पड़ी। पूरे मकान पर तरीखी छाई हुई थी, लेकिन इस कमरे में रोशनी थी। खिड़की के अकब में गिरा हुआ पर्दा एक लम्हे के लिए गालिबन पंखे की हवा से फड़फड़ाया और इसी एक लम्हे में मुझे रोशन शीशे पर एक साया नजर आया। चौड़े कंधों वाला एक साया जिसका सर गोल और गर्दन भी सर की सीध में उतनी ही मोटी नजर आ रही थी। कुछ अजीब सी शक्ल थी। वो जो कोई भी था, गालिबन मेरी मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर यक लख्त इस तरह एक तरफ को भाग गया कि इसका साया रोशन शीशे पर से गैब हो गया और उसी लम्हे खिड़की पर पर्दा भी दोबारा गिर गया। ये सब कुछ बड़ा मुश्किल 2 या 3 सेकंड में हुआ और मैं ठिठकते ठिठकते भी अपने घर के अकबी दरवाजे तक पहुंच गया। अकबी दरवाजे को मैं बाहर से ताला लगाकर जाता था। ताला खोलकर जब मैं मोटरसाइकिल अंदर ले जा रहा था तब मेरा ज़हन इस साए में उलझा हुआ था जो मुझे अपने हमसाये की खिड़की के रोशन शीशे पर एक लम्हे के लिए दिखाई दिया था। वो था तो यकीनन किसी आदमी का साया, लेकिन इसका सर और गर्दन कुछ अजीब सी थी। उसी वक्त एक ख्याल बिजली के कोंदे की तरह मेरे ज़हन में लपका। अगर किसी आदमी ने कंधों तक पहुंचने वाली निकाब पहन रखी हो तो इसका साया बिल्कुल ऐसा होगा। इसका मतलब है इस कमरे में कोई निकाब पोश मौजूद था। मोटरसाइकिल अंदर रखकर मैंने अपने कमरे में से पिस्तौल निकालकर पतलून की जेब में रखा। बड़ी आस्तगी से दरवाजे को दोबारा ताला लगाया और गली में दबे पांव चलता हुआ उसी कमरे की खिड़की तक आ गया। खिड़की मेरे कंधे तक की बुलंदी पर थी। मैंने खिड़की पर कान लगा दिया। अंदर किसी किस्म की कोई आवाज नहीं थी। अगर वो कोई चोर था तो लाजमन इसे सामान के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए थी और इसकी आवाज यकीनन थोड़ी बहुत मुझे सुनाई देना थी, क्योंकि कमरे में से किसी के सांस लेने तक की आवाज मुझे हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। लेकिन ये किसी ख्वाब दीदा इंसान की आवाज थी, यकसा हमवार और कदरे खड़खड़ाती हुई। पुलिस आम तौर पर जब किसी थोड़े बहुत पढ़े लिखे मुजरिम को पकड़ती है तो इससे ये बात सुनने में आती है कि जी मैं मार द हार्ड की फिल्में देखकर और जरूरी लेक्चर पढ़कर जराइम की तरफ राग़िब हो गया था। इत्तेफाक से मैं अंग्रेजी जासूसी और एक्शन फिल्में कसरत से देखता हूँ और जासूसी लेक्चर भी बड़ी पसंदीदगी से पढ़ता हूँ। लेकिन इन फिल्मों और लेक्चर ने मुझे मुजरिम की तरगीब देने की बजाय मुजरिम को ज़ाती तौर पर पकड़ने का शौक बख्शा है, क्योंकि अक्सर फिल्मों और कहानियों का इख्तिताम यही होता है कि मुलजिम किस तरह एक छोटी सी गलती से पकड़ा गया। मेरे ख्याल में तो जुर्म व सजा की फिल्मों और कहानियों में तरकीब का पहलू शाज़ो नादिर ही होता है। जुर्म का देहांत तो इन मुजरिमों के ज़हन में पहले से मौजूद होता है, जो पकड़े जाने के बाद फिल्मों और ड्रामों पर अपनी बदफितरती और बदअमाली का बोझ लादने की कोशिश करते हैं। अगर किताबों और फिल्मों से कोई मुजरिम बन सकता तो आज डील कार्की की किताबें पढ़कर हर आदमी दुनिया का हर दिल अजीज, अमीर तरीन और कामयाब तरीन आदमी भी तो बन सकता था। ये सब कुछ सोचते हुए मैं खिड़की से लगा सांसों की आवाज चंद लम्हे तक सुनता रहा। फिर इन सांसों की आवाज बेरबत और गैर वाजिया सी हो गई और मैंने मुसहरी की बहुत हल्की सी चरचराहट भी महसूस की। कहीं नकाब पोश डाकू मुसहरी पर ख्वातीदा इंसान के मुंह पर हाथ रखकर इसका गला तो नहीं घोंट रहा। इस ख्याल ने मुझे एक लख्त बेचैन कर दिया और मैं भागता हुआ दीवार के उस हिस्से तक पहुंचा जहां से सहन शुरू होता था। यहाँ दीवार कदरे ऊंची थी